तो क्लास अभी तक हमने इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ा कि इंथैल्पी चेंज क्या होता है। देन हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, इंथैल्पी चेंज कैसे मेजर कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। हमने इसके अलावा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड इंथैल्पीज भी पढ़ी, जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, bond dissociation enthalpy, enthalpy of atomization, enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation। उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, जिसमें हमने एक नया लॉ ऐड किया, हेस लॉ। इसके अलावा हम साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम दो लॉज पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उसकी हमने लिमिटेशन भी पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, जो एक्चुअली पे किसके ऊपर बेस्ड होता है, एंट्रोपी चेंज के ऊपर। और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, रैंडमनेस। तो वो ये पता लगाना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। आप उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का निकालिए। तो ये आ गया हमारे पास एंट्रोपी चेंज सिस्टम का, प्लस ये आ गया हमारे पास एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। इस फॉर्मूले से जब आप एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का निकालते हैं, अगर तो वो एंट्रोपी चेंज क्या आ गया पॉजिटिव, तो बेटा वो प्रोसेस होगा या फिर हो सकता है। अगर तो वो एंट्रोपी चेंज क्या आ गया जीरो, तो बेटा वो किस कंडीशन पर है, इक्वी, मतलब वो फॉरवर्ड भी भाग सकता है, और हल्का सा कंडीशन चेंज कर दोगे तो रिवर्स भी भाग सकता है। और अगर किसी के लिए एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या आ गया बेटा नेगेटिव, तो वो प्रोसेस बेटा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, या तो वो प्रोसेस कभी हो ही नहीं सकता। सर एग्जाम्पल बताना। जैसे बेटा बारिश ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। एग्जैक्टली तूफान को आप नहीं रोक सकते, किसी भी नेचुरल प्रोसेस को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर नेचुरल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं जिनके लिए एंट्रोपी चेंज थोड़ा बहुत नेगेटिव है। सर वो कैसे? जैसे आप एक्सपेक्ट करो कि 1 या 5 डिग्री सेल्सियस पर पानी को क्या कर दो, फ्रीज। वाटर को आप क्या कर दो, फ्रीज। तो बेटा 5 डिग्री सेल्सियस पर इसके लिए एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या आएगा, नेगेटिव। इनफैक्ट 1 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर आप पानी को फ्रीज करेंगे तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आप 0 डिग्री पे ले आएंगे तो बेटा वो जीरो आ जाता है एंट्रोपी चेंज, और अगर आप -1 डिग्री पे ले आएंगे तो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। देखो एक एक डिग्री में भी कितना फर्क आ रहा है कि किसी एक डिग्री पर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, किसी एक डिग्री पर वो प्रोसेस क्या हो गया बेटा, एक्वी पर, और किसी एक डिग्री पर वो प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी स्पॉन्टेनिटी के साथ, ड्रॉबैक विद एंट्रोपी चेंज। बेटा ड्रॉबैक एंट्रोपी चेंज के साथ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक एंट्रोपी चेंज के साथ ये था कि हमको एंट्रोपी चेंज किसका निकालना होता है, यूनिवर्स का। और अगर आपको बेटा एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का निकालना है तो आपको एंट्रोपी चेंज सिस्टम की भी पता होनी चाहिए, और एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की भी पता होनी चाहिए।
मतलब आपको दोनों की एंट्रोपी चेंज जो है वो पता होना चाहिए, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। अब मैं सिस्टम की तो एंट्रोपी चेंज निकाल सकता हूं क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन सराउंडिंग कहां तक फैली हुई है, उसकी बाउंड्री क्या है, वो क्या है बेटा, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल में। तो सिस्टम को तो मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, पर सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है बेटा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि मैं रीडिंग गलत ले रहा हूं, हो सकता है कि मेरे पास वैल्यू गलत आ रही हो। बेटा अगर सराउंडिंग वाली एंट्रोपी चेंज मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो बेटा एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का मैं कैसे निकालूंगा? और जब तक मेरे पास ये नहीं आएगा, मैं कैसे बता पाऊंगा कि वो प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? So this was the major drawback with entropy change for universe. हम सिस्टम के लिए तो बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं बेटा, पर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का मेजर करने के लिए बेटा हमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग चाहिए होती है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नहीं पता चलेगी, मतलब मैंने एक प्रोसेस, ठीक है, इंडिया में किया, इंडिया को छोड़ो, मैंने एक प्रोसेस अपने घर में किया और उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, या मैं अमेरिका में पूछ रहा हूं कि क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया, तो बेटा हाउ कैन आई जज, हाउ कैन आई वैल्यू, हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट पार्ट? इट इज नॉट ऑफ, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल। इस वजह से हमको दोबारा कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी के पास जाना था या मूव करना था जिसके बिहाफ पर हम क्या निकाल सके बेटा, एंट्रोपी यूनिवर्स की निकाल सके, या फिर कोई नई क्वांटिटी बनाए जो यूनिवर्स के बजाय किस पे बेस्ड हो, सिर्फ सिस्टम पे बेस्ड, और वो थी बेटा गिब्स एनर्जी, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा जी। और हम इस गिब्स एनर्जी को रिलेट करने वाले हैं स्पॉन्टिनिटी के साथ। आगे बढ़ने से पहले किसी का कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूं और अब हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की। कहते हैं गिब्स एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल होती है एक सिस्टम के लिए इन अ प्रोसेस जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सके। मतलब आप जो एनर्जी देते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए, बेटा जरूरी नहीं है कि वो सारी एनर्जी उस प्रोसेस को करने में कंज्यूम होगी। ये भी हो सकता है कि सराउंडिंग्स में वो एनर्जी वेस्ट हो जाए, सराउंडिंग्स एब्जॉर्ब कर ले। जैसे हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसा देती है आगे लोगों में बांटने के लिए या काम करने के लिए, लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है और जो पैसा काम में लगता है बेटा वो सेम नहीं होता। कुछ पैसा लोगों की पॉकेट्स में चला जाता है, तो बेटा टेक्निकली अगर देखा जाए वो पैसा तो वेस्ट हो गया ना। तो यूजफुल काम में जो पैसा लगा बेटा, वर्थ तो उसी चीज की आएगी ना, और उसमें जितनी ज्यादा घपलेबाजी होगी उतना ही काम, वर्क बेकार होगा बेटा। एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हम बात करते हैं लेट्स सपोज सीमेंट की। सीमेंट जितना ज्यादा, जितना अच्छा होगा कंस्ट्रक्शन में, उस बिल्डिंग के उतनी ही मजबूती आएगी। लेकिन
अगर सीमेंट में मिलावट ज्यादा हो या हम कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में सस्ता सीमेंट इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो बेटा काम भी तो उसी हिसाब से होगा। वो बिल्डिंग, वो जो कंस्ट्रक्शन है बेटा, वो क्या होगी, वीक होगी, जिससे अगेन कोई ना कोई खतरा है, एंड सो ऑन। तो गिब्स एनर्जी ये कहती है आपने क्या दिया। अब हम कहते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमें ये मत बताओ कि हमने आपने इतने लाखों करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया लगाने के लिए, अरे ये बताओ उसमें से लगा कितना। वो है यूजफुल पैसा, वो है यूजफुल एनर्जी। तो हमको चाहिए कि गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी का सिस्टम के लिए प्रोसेस में यूज हुआ है, हमको उसके बारे में बात करो। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे घरों के किचन के अंदर गैस स्टोव होता है, उसके ऊपर एक लेयर सी लगी होती है, और हम उसके ऊपर एक कंटेनर रखते हैं, और इस कंटेनर के अंदर बेटा हमने क्या रख दिया, पानी बॉईल करने के लिए। और हमने यहां से उसको क्या करना शुरू किया, हीट। लेट्स सपोज आपने 10 जूल ऑफ हीट उसको दी, तो बेटा ये मत एक्सपेक्ट करो कि गैस स्टोव 10 जूल ऑफ हीट देगा तो वाटर 10 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जी नहीं, वो एब्जॉर्ब करेगा 5 जूल या फिर 6 जूल। तो सर बाकी कहां चलेगी, बेटा बाकी सराउंडिंग ले गई, एब्जॉर्ब कर गई। तो बेटा यूजफुल वर्क किस हिसाब से आया, 5 to 6 जूल के हिसाब से। और अभी तक आप किसकी बात कर रहे थे, 10 जूल के हिसाब से। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सराउंडिंग्स में भी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, लॉस्ट हो जाती है। तो हम तो उसकी बात करेंगे जो एनर्जी जो एनर्जी का अमाउंट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ, राइट। और इस गिब्स एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, किलो जूल पर मोल। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें गिब्स एनर्जी को, तो बेटा ये क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है बेटा, डिफरेंस किसका, इंथैल्पी का और प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का। ये क्या होता है बेटा, डिफरेंस इंथैल्पी का और किसका, प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का। लेकिन इंथैल्पी बेटा क्या था, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंथैल्पी क्या था बेटा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इंटरनल एनर्जी आप किसी सिस्टम की निकाल नहीं सकते, उसकी वजह से आप इंथैल्पी भी नहीं निकाल सकते। और अगर आप इंथैल्पी नहीं निकाल सकते तो आप गिब्स एनर्जी कैसे निकालोगे। इसलिए हमें पता लगा कि हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, तो बेटा उसके बिहाफ पे हम इंथैल्पी चेंज भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, गिब्स एनर्जी चेंज। तो हमारे लिए जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, गिब्स एनर्जी चेंज, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी। ये क्या होता है बेटा, गिब्स एनर्जी चेंज, अगेन इट इज द डिफरेंस किसका, इंथैल्पी चेंज का, किसकी, सिस्टम की। अब आप देखो यहां पे सिर्फ सिस्टम की बात हो रही है, और गिब्स एनर्जी चेंज जो है वो भी किसकी बात कर रहा है, सिर्फ सिस्टम की। तो डिफरेंस गिब्स एनर्जी चेंज सिस्टम का क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज सिस्टम का माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एंट्रोपी, ठीक है ना, उसका भी चेंज, लेकिन वो भी किसका बेटा, सिस्टम का। तो सर चेंज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी में बेटा किसका आ सकता है, बेटा हम हमेशा कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज आप एंट्रोपी का भी कर सकते हो और चेंज आप टेम्परेचर का भी कर सकते हो। बट अगर हम प्रोसेस कैरी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, is carried at constant temperature,
तो उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारा जीरो हो गया, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बेटा क्या आ जाता है ये, और मार्क करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सिस्टम को ड्रॉप कर देते हैं सबस्क्रिप्ट को, और इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसे कहते हैं। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले थे, चाहे बेटा मैं इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल रहा था, वो यूनिवर्स से रिलेटेड था, ठीक है, चाहे मैं इंथैल्पी चेंज निकाल रहा हूं, चाहे मैं एंट्रोपी चेंज निकाल रहा हूं। हालांकि इंथैल्पी चेंज तो बेटा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का होता है, पर इंटरनल एनर्जी चेंज भी मुझे यूनिवर्स की निकालनी पड़ती थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज भी मुझे यूनिवर्स का निकालना पड़ रहा है, जिसमें सराउंडिंग इज अ बिग इशू। पर आज मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया जिसके अंदर सारी क्वांटिटीज जो है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज। हम देखेंगे कि बेटा ये डिराइव कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पूछना चाहता है कुछ? नो सर। फाइन। तो गिब्स एनर्जी चेंज और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, अब उसको रिलेट करते हैं कि कब कोई प्रोसेस पॉसिबल होगा या नहीं होगा एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, एंट्रोपी चेंज टोटल या एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का बेटा क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज। सिंस हम रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो जो भी हीट इवॉल्व होगी वो इंथैल्पी के चेंज के बराबर होती है। तो क्यू सिस्टम को हम देंगे, अगर बेटा मैंने यहां पे पॉजिटिव लिखा है, तो हीट जो हम सिस्टम को दे रहे हैं वो उस सिस्टम की इंथैल्पी चेंज के बराबर है। एंड अगर हम रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस, इसका मतलब होता है कल को अगर मुझे सराउंडिंग से हीट चाहिए तो मैं ले सकता हूं वापस। तो उस केस में हमारी सराउंडिंग की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है बेटा, जरा ध्यान से देखो बेटा, heat supplied at constant pressure to the surrounding is negative of heat at constant pressure of the system, और बेटा वो क्या हो जाएगा उसके नेगेटिव साइन का। तो अगर बेटा सिंपल सी बात है, सिस्टम के अंदर हीट ऐड की गई है तो बेटा सराउंडिंग में वो हीट बेटा क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली क्योंकि सिस्टम में अगर आप हीट ऐड कर रहे हो, सराउंडिंग से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और सराउंडिंग सिस्टम जब दोनों आते हैं साथ साथ, तो बेटा प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो जो हीट सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, वही हीट सराउंडिंग के लिए एंथैल्पी चेंज क्या हो गई बेटा, नेगेटिव हो गई। तो यहां पे जो माइनस साइन है क्यूपी से पहले, वो बताता है कि हीट इज गिवन आउट और लॉस्ट टू द सराउंडिंग। जो हीट जो है वो सराउंडिंग पर क्या हो गई है बेटा, लॉस्ट हो गई है, क्योंकि सिस्टम के लिए नेगेटिव आ रहा है ना। तो अगर सिस्टम के लिए नेगेटिव आ रहा है तो वो सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, ऐड, और अगर सराउंडिंग के लिए नेगेटिव आएगा तो वो सिस्टम में क्या हो जाएगी, ऐड। नाउ एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का, ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी, वो क्या है, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। तो बेटा एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का कितना आ गया, माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। हमारी इक्वेशन एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की बेटा क्या थी, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का प्लस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का,
इसकी वैल्यू को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या बन जाएगा बेटा, एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का, माइनस इंथैल्पी चेंज किसका, सिस्टम का, अपॉन टेम्परेचर। सबको मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का इनटू टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज सिस्टम का माइनस एंथैल्पी चेंज सिस्टम का। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं। टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी चेंज सिस्टम का प्लस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का। नेगेटिव साइन बाहर ले जाता हूं। माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज सिस्टम का माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि बेटा ये सब किसके बराबर है, डेल्टा जी के। देयरफॉर माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, जो बेटा किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी के बराबर हो गया। तो बेटा यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। एक डेल्टा जी नॉट जो खुद भी बेटा किसका है, सिस्टम का, इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज सिस्टम माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का। एंड दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का, अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो सारे केसेस में स्टैंडर्ड आ जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टी इंटू एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए गिब्स एनर्जी चेंज के, जो हमने आपके सामने अभी अभी डिराइव करे हैं। ठीक है, सिस्टम वाला जो सबस्क्रिप्ट है, अगर आप वो चाहो तो वो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, और इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये डेरिवेशन है जो गिब्स एनर्जी चेंज के लिए आती है, जो मैंने आपके सामने कर दी है। आपको कुछ कॉपी करना है कॉपी कर लो, कोई डाउट है कोई पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये हमने डिराइव किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो बेटा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है इस केस में तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर जीरो आती है प्रोसेस इक्वी पर है, और अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लास कहीं मिक्स मैच मत कर देना। अब आप जरा देखो बेटा, सर ये साइन उल्टे क्यों हो गए, क्योंकि आपको पता है कि बेटा डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला, माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का। तो अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन का फर्क आ गया। अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या होता है बेटा, जीरो, तो प्रोसेस इक्वी पर आएगा, इसीलिए गिब्स एनर्जी चेंज भी जीरो आएगा। और अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, जिससे गिब्स एनर्जी चेंज जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन के साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये देख लेना कि कौन से केस से प्रेफर करके आपको बताना है। तो हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा जी के साइन को देखकर पता लगाना, क्योंकि 12th के अंदर भी आगे जाके भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो ज्यादा बेटर, प्रिडिक्टेबल, ज्यादा फिजिबल चीजें बताता है। तो एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये वैल्यूज पुरानी हो चुकी है। जो नया कॉन्सेप्ट है वो बेटा गिब्स एनर्जी चेंज के ऊपर बेस्ड है।
तो गिब्स एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जीरो आएगा तो वो इक्वी पर आ जाएगा। अगर आपको याद हो, हम पहले पढ़ते थे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते थे बेटा? कोई भी रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैं तो आपको खुद ही बता रहा हूं बेटा कि इंथैल्पी चेंज एक आउटडेटेड टर्म है, अब हम प्रेफर नहीं करते। अगर मुझे किसी रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंथैल्पी चेंज मुझे पता होना चाहिए, पर मैं इंथैल्पी चेंज के बिहाफ पर ये नहीं बता सकता कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, इंथैल्पी चेंज जीरो वाले भी स्पॉन्टेनियस है, और इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव वाले भी स्पॉन्टेनियस है। तो पहले हम जब केमिकल रिएक्शंस करते थे तो हम उसके अंदर इंथैल्पी चेंज निकालते थे, लेकिन अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम गिब्स एनर्जी चेंज निकालते हैं फॉर अ रिएक्शन। हम क्या निकालते हैं? गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन। और वो कैसे निकालते हैं? इट इज इक्वल टू सम ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बेटा डेल्टा आर जी नॉट क्या होता है बेटा? गिब्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन। डेल्टा एफ जी नॉट पी क्या होता है बेटा? गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगर यहां पे आर आ जाएगा तो अब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकालते बेटा, हम क्या प्रेफर करते हैं बेटा? गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। मेरे बच्चों, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इंथैल्पी चेंज पुराना हो गया है, गिब्स एनर्जी चेंज नया है। तो हमने कितनी सारी इंथैल्पी चेंजेस रिएक्शंस के लिए पढ़ी थी, अब हम बेटा क्या पढ़ते हैं? गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। स्पेशली फॉर्मेशन से ही हमको बड़ा कुछ पता चल जाता है बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर है और जरूरी है। अगर आप में से किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी दे रखी है तो लास्ट के पेजेस में अगर वो जाएं तो बेटा हर रिएक्शन जो क्लास 11th के अंदर इस्तेमाल हो रही है या फिर जो क्लास 12th के अंदर इस्तेमाल होगी, उसकी इंथैल्पी चेंजेस भी दे रखी हैं, उसकी एंट्रोपी चेंजेस भी दे रखी हैं, उसकी गिब्स एनर्जी चेंजेस भी दे रखी हैं, सब कुछ दे रखी है वैल्यूज। हमको ये कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी, बस हमको पता होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लास? तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, राइट? तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, और एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज। 3 फॉर्मूले हो गए। अभी देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब देखो क्लास, हम बात करेंगे इंथैल्पी चेंज की, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं। हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज की, और उसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा जी के साइन की, और फिर प्रोसेस के बिहेवियर की। अब देखिए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होता है? नेगेटिव। एंड
एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो बेटा हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। सर वो कैसे? क्योंकि बेटा फॉर्मूला ही यही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर्मूला ही यही है। तो अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो बेटा ओवरऑल डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज। और अगर बेटा डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आया तो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज। सिमिलरली अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो बेटा अगर ये नेगेटिव है तो हो सकता है बेटा डेल्टा जी नेगेटिव आए, लेकिन वो तब आएगा जब टेम्परेचर कम हो, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर बेटा टेम्परेचर क्या हुआ ज्यादा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस हो प्रोसेस, और ये भी हो सकता है कि वो क्या हो बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज सबका पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज बेटा क्या होता है? पॉजिटिव। और एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है और हमने टी डेल्टा एस को नेगेटिव लिया तो ओवरऑल डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हमेशा आएगा पॉजिटिव, इसलिए प्रोसेस हमेशा क्या होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक, और टी डेल्टा एस हुआ पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है पर लो टेम्परेचर पर, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, और प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो हम ये कहना चाहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस या फिर क्या हो सकती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज ऑल अबाउट प्लस माइनस कौन सी वैल्यूज है। जैसे -2 और -3 बेटा हमेशा नेगेटिव आएंगे। -2 +3 क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। +2 -3 बेटा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और +2 +3 क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। तो इट इज ऑल अबाउट कि कौन सी वैल्यू किस हिसाब से आ रही है, और उसके बाद हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर बताते हैं। आई होप समझ में आया बच्चों। यस सर। नेक्स्ट हमारा आता है गिब्स एनर्जी चेंज और इक्वी कांस्टेंट। अब हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वी चैप्टर नहीं किया हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। ये एग्जाम्पल भी कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भी एग्जाम्पल कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं, और वैसे भी आप इनको नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक इक्वी चैप्टर नहीं पढ़ा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमारे पास फाइनल आ गया थर्ड लॉ। क्या कहता है थर्ड लॉ? कहता है कोई भी सब्सटेंस जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है एट एब्सोल्यूट जीरो, उसकी एंट्रोपी क्या होती है? जीरो। एंट्रोपी जीरो का मतलब होता है उसका डिसऑर्डर क्या है बेटा? जीरो है। डिसऑर्डर कितना आ गया? जीरो आ गया। सर वो कैसे? अब देखो बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा
तो यूजुअली क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। आप ऐसे देखो बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड्स बेटा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। बॉन्ड्स अगर ब्रेक करेंगे तो मूवमेंट क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। और अगर मूवमेंट इंक्रीज करेगी तो बेटा डिसऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज। देयरफॉर हमने दिमाग लगाया कि टेम्परेचर कम करो। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो बेटा डिसऑर्डर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो, डिसऑर्डर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा वो टेम्परेचर जो है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो केल्विन, या कितना कहते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है टेम्परेचर केल्विन में कितना है, जीरो केल्विन। तो आज इस टेम्परेचर पर, टुडे एट एनी टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हैज डिसऑर्डर और एंट्रोपी, तो इट इज बिकॉज टेम्परेचर इज बीन इंक्रीज। तो जीरो केल्विन से जो टेम्परेचर इंक्रीज करके, है ना, इनिशियल टेम्परेचर कितना आ गया, जीरो केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना आ गया उसके पास, टी केल्विन। तो जीरो केल्विन पर उसके पास एंट्रोपी कितनी थी, जीरो जूल। तो बेटा ये उसकी इनिशियल एंट्रोपी थी। तो जो फाइनल एंट्रोपी उसके पास आएगी वो कितनी आ गई बेटा, एस जूल। तो बेटा टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, तो ये आ जाएगा एस माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा बेटा एस जूल। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर बेटा देखो, सबसे परफेक्ट सॉलिड कौन होते हैं बेटा, क्रिस्टल्स, जो नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, डायमंड, है ना, जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, ये होते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स। बेटा ये परफेक्ट क्रिस्टल्स के अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि एंट्रोपी जीरो आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जीरो केल्विन पर भी कुछ ऐसे, कुछ क्या, सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंट्रोपी चेंज थोड़ा बहुत क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। आपको मैं आगे बताता हूं, इसमें से कुछ कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो में अगर आप कोई परफेक्ट क्रिस्टल लेते हो तो उसकी एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं होगा तो मूवमेंट ही नहीं होगी। कहते हैं एक परफेक्ट क्रिस्टल जो एब्सोल्यूट जीरो पे है उसके अंदर हम देखते हैं कि सारे एटम्स और आयंस अपनी अपनी जगह पे हैं। अपनी अपनी जगह को बेटा हम कहते हैं लैटिस साइड, मतलब जिस एटम या आयन को जिस जगह पे होना चाहिए वो इसी जगह पे होगा, इसलिए उसके अंदर डिसऑर्डर नहीं होता। इसका मतलब है वो स्टेबल है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी सबसे कम है, वो परफेक्ट ऑर्डर में है, इसलिए उसकी एंट्रोपी जीरो है एंड वो क्या है, स्टेबल है। यूजिंग दिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ सब्सटेंस एनी टेम्परेचर पर एंड किसी भी स्टेट में, मतलब एंट्रोपी चेंज हम निकाल सकते हैं। बेटा मैंने बताया ना कि अगर इनिशियल टेम्परेचर जीरो केल्विन है और फाइनल टेम्परेचर टी केल्विन है, तो इनिशियल टेम्परेचर अगर जीरो होगा तो उसके अंदर इनिशियल एंट्रोपी हमने क्या मान ली, जीरो, और उसके अंदर फाइनल एंट्रोपी जो है हमने क्या मान ली, एक्स जूल। तो बेटा इतने टेम्परेचर पर जब वो आया तो उसका एंट्रोपी चेंज कितना आ गया, एक्स जूल। हाउएवर देर आर कुछ सब्सटेंसेस जो पोजेस करते हैं एंट्रोपी इवन एब्सोल्यूट जीरो पर, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, जो फ्रोजन डिसऑर्डर होता है। जैसे कार्बन मोनोक्साइड
को अगर आप 0 केल्विन पर ले जाओ, उसके अंदर रेसिडुअल एंट्रोपी 5 जूल पर केल्विन की आती है, मतलब 0 केल्विन पर 5 जूल है। अगर आप 1 केल्विन कर दोगे तो 10 जूल हो जाएगी। अगर आप 2 केल्विन कर दोगे तो वो 15 जूल हो जाएगी। मतलब हर टेम्परेचर इंक्रीज के ऊपर 5 जूल डिसऑर्डर जो है उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन है ये, स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा सब्सटेंस जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है एब्सोल्यूट जीरो पर, उसकी एंट्रोपी जो है क्या होगी बेटा, जीरो होगी। कहता है एक्सप्लेन द टर्म रेसिडुअल एंट्रोपी। तो बेटा रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर प्रेजेंट एक परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर एट 0 केल्विन। तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर, amount of disorder or entropy in a perfect crystal at 0 केल्विन। और इसके लिए आप ऊपर रेफर कर सकते हैं थर्ड लॉ। यहां पे बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, बाकी सॉल्व आप पूरा करेंगे। कह रहे फॉर अ रिएक्शन 298 केल्विन पर, तो बेटा टेम्परेचर कितना आ गया, 298 केल्विन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है 2A प्लस बी गिव्स अ C, और बेटा इंथैल्पी चेंज इतना है। तो इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कितना है, 400 किलो जूल पर मोल, एंड एंट्रोपी चेंज इतना है। तो बेटा एंट्रोपी चेंज कितना आ गया, 0.2 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। आप कंसिडर कर लो कि डेल्टा एच और डेल्टा एस कांस्टेंट है ओवर द इंटायर टेम्परेचर रेंज। बेटा नाउ जरा ध्यान से देखना, डेल्टा जी किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। लेट द प्रोसेस बी एट इक्वी। अगर प्रोसेस इक्वी पर है तो इसका मतलब है बेटा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। मैं इस वैल्यू को यहां प्लेस कर देता हूं, तो बेटा जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब टी डेल्टा एस किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच के, क्योंकि मैं इस क्वांटिटी को इधर ले गया। इसका मतलब है टेम्परेचर क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब डेल्टा एच बेटा 400 किलो जूल है, और बाय चांस की बात है कि एंट्रोपी चेंज भी 0.2 किलो जूल में है, दोनों ही किलो जूल में है, तो मुझे जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, 2000 केल्विन। तो मैंने ये देखा कि एट टेम्परेचर इक्वल टू 2000 केल्विन दिस प्रोसेस इज इन इक्वी। तो 2000 केल्विन पर ये प्रोसेस बेटा इक्वी पर है। तो जरा मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर 2000 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस। सर कम होना चाहिए। ये है हमारा फॉर्मूला
और देख के मुझे बताओ कि टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए ताकि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, ताकि वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए ताकि वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। देख के बताओ। फॉर द प्रोसेस to be spontaneous, delta G should be negative. Therefore, temperature अब क्या होना चाहिए? मोर देन 2000 केल्विन, लेस देन 2000 केल्विन, इक्वल टू 2000 केल्विन, क्या होना चाहिए भाई? इक्वल पे तो वो इक्वी पर है, तो मैं ऐसा क्या करूं ताकि ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए? बताओ भाई, सिंपल मैथ्स है। सर बढ़ाना है टेम्परेचर। वेरी गुड। टेम्परेचर शुड बी मोर देन 2000 केल्विन। अगर इफ temperature is more than 2000 Kelvin, then T delta S is more negative. Therefore, delta G will be negative. जिसको समझ में आ गया वो कॉपी कर लो, जिसको नहीं समझ में आया अपने डाउट्स पूछ सकता है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। कहते हैं आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है? दो एटम्स क्लोरीन के कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड बन रहा है, मतलब बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जरा रिएक्शन देख के बताओ, एंथैल्पी चेंज क्या होगा? मतलब बॉन्ड जब बनता है एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। एनर्जी जो है, एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। डिसऑर्डर, मूवमेंट पहले से कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा। दो एटम्स कंबाइन करके एक बन रहे हैं, तो डिसऑर्डर पहले से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है सर। वेरी गुड, कम हो रहा है। तो ये आएगा नेगेटिव। क्यों? बिकॉज मूवमेंट और डिसऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब जरा ध्यान से देखना, एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी प्लस क्यू। इसका मतलब है बेटा, इसके लिए डेल्टा H बेटा क्या है? नेगेटिव, एंड इज फाउंड टू बी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो बेटा इसके लिए डेल्टा S बेटा क्या है? पॉजिटिव। ठीक है? दुनिया जानती है बेटा टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब जरा बताओ, फॉर दिस रिएक्शन फाउंड टू बी डेल्टा जी, द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, possible only at low temperature, not possible at any temperature, possible at any temperature। मतलब ये इसके लिए क्या आएगा कॉन्सेप्ट? ये डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्वी पर है, लो टेम्परेचर पर होगी, हाई टेम्परेचर पर होगी, वो ये कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं।
फॉर्मूला हमारा वही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये नेगेटिव है, यहां पे वैसे ही नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेल्टा एच और नेगेटिव टी डेल्टा एस। मतलब ये क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? हाँ जी सर बेटा। हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है। नहीं बेटा, लिखा तो है इट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो ये रन, तभी तो मैंने डेल्टा एस पॉजिटिव लिया यहाँ पे। सॉरी सर, ओके। डेल्टा जी से पता लगेगा, डेल्टा जी हर टेम्परेचर पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया क्लास? कुछ कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो। तो लेट्स मूव विद नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कहते हैं ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, 2a गैस प्लस b गैस गिव्स 2d गैस, जिसके लिए बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कितना है, -10.5 किलो जूल। एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड नॉट लगा रखा है बेटा, कितना है, -44.1 जूल पर केल्विन। Calculate delta G naught for the reaction and predict whether the reaction may occur spontaneously or not. बेटा डेल्टा G naught निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए बेटा, एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज। इंथैल्पी चेंज का तो मुझे पता ही नहीं, माइनस स्टैंडर्ड पे बेटा टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन, और एंट्रोपी चेंज मुझे क्या दे रखा है, -44.1। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे और नेगेटिव साइन है तो ये तो कुल मिला के पॉजिटिव में आ जाएगा, जूल। एंथैल्पी चेंज बेटा कहां से निकालोगे, ये हमने पढ़ा था, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी, अगर आपको याद हो। ये हमने क्वेश्चन जो फॉर्मूला जो था बहुत पहले पढ़ा था। अब यहां पे डेल्टा एन क्या है बेटा, वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये किसके लिए होता है, सिर्फ गैसेस के लिए। तो प्रोडक्ट में कौन सी गैस है, डी, कितने मोल्स हैं उसके, 2, माइनस रिएक्टेंट में कौन सी गैस है, ए के 2 मोल्स है, बी के 1 मोल है, तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ गया, -1। तो इंटरनल एनर्जी बेटा कितना आ जाएगा, -10,500 जूल। मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, माइनस डेल्टा एन कितना है, -1, आर कितना होता है बेटा, 8.314 जूल, इनटू टेम्परेचर बेटा कितना आ गया, 298 केल्विन। इसको सॉल्व करके आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी आएगा, जिसको आप यहां पे प्लेस करेंगे तो आपके पास फाइनल गिब्स एनर्जी चेंज आएगा। अब वो नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, वो सब आपने खुद निकालना है। शुरू करो।
मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है। करो भाई शुरू, सॉल्व करो इसको। यस सर, डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच ये आ जाएगा -10,500 माइनस ये करके मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है -2477.5। 2477.5। ठीक है, 572। तो ये कितना आ जाएगा? -12,977.572 जूल। इसकी वैल्यू को हम यहां पे लिख देते हैं, -12,977.572। ये भी जूल में रहेगा, तो ये आ जाएगा सर उसको -12। हम 5 तक राउंड ऑफ नहीं कर सकते? और हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसा कोई नहीं, बट अगर करा है मल्टीप्लाई डिवाइड तो वहीं तक ले जाओ। ठीक है, ये आ गया। और 298 इंटू 44.1 कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है -13141.8। 13,141.8 जूल। ठीक है, तो ये 13,000 कुछ आ रही है, ये 12,000 कुछ आ रही है। वो पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। तो इसमें से आपको 12,977.572 सब्ट्रैक्ट करना है। ये इतना कम क्यों आ रहा है? 10,500 वैल्यूज तो ठीक ही लिए हमने, सब कुछ जूल में लिया है, डेल्टा यू जूल के अंदर, और ये आ रहा है +164.228 जूल। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा ये प्रोसेस क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। कर लो, कॉपी कर लो, क्रॉस चेक करके बताओ आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? +164.228 जूल। एंड सिंस ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट भाई? यस सर। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का समझ में आया, जिसमें हमने गिब्स एनर्जी चेंज जो काफी इंपॉर्टेंट है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया। हमने कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बड़े ही सिंपल तरीके से किए हैं। अगर आपको समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्गर और बेटर बना सकें। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी टॉपिक, चैप्टर या क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपके डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करूंगा। अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।